तो आज से हम एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सीरीज आगे जाके बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो एक छोटे लड़के से उसके पास जो बच्ची होती है उसे मांगते हुए कहते हैं कि पे फैमिली के इस कचरे को हमें सौंप दो वरना हम तुम्हें यहाँ जान से मार देंगे। वो लड़का कहता है कि मैं मर जाऊंगा पर इसे मैं तुम्हारे हवाले बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम सू जैंग है और वो अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है जो इतनी पावरफुल थी कि वो बस अपने एक ही अटैक में उन दोनों बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को मार देता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कुछ खजाना लेकर जा रहे थे। तभी उनके सामने एक लड़का आ जाता है और ये लड़का वही है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में छोटे से बच्चे को देखा था और इसका नाम फैंग है। वो लोग फैंग से कहते हैं कि बच्चे हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हें यहाँ जान से मार देंगे। तो फैंग भी उनके रास्ते से हट जाता है और फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो पहाड़ के ऊपर से उन लोगों पर नजर रख रहा था। वो एक धमाका करता है जिससे उन लोगों का रास्ता बंद हो जाता है और ये बंदा एक लुटेरा होता है। इसके बाद वो लुटेरा अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर देता है और वो सभी लुटेरे लोगों को मारने लगते हैं। उनके वेपन इतने खतरनाक होते हैं कि वो लुटेरे जिस पर भी अटैक करते हैं वो सभी लोग मरकर एक रोशनी की तरह गायब हो जाते हैं। लुटेरे सभी को मारकर उनके खजाने के पास आ जाते हैं। वो संदूक को खोलकर देखते हैं तो उसमें खूब सारा सोना और कुछ कल्टीवेशन पिल्स होती है। तभी फैंग भी यहाँ पहुँच जाता है। उनमें से एक लुटेरा बोलता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम तुम्हें चुटकी बजाते ही मार देंगे, पर आज तेरी किस्मत अच्छी है कि हमारा मूड अच्छा है और तुझे अपनी जान प्यारी है तो पतली गली से यहाँ से निकल ले। जिस पर फैंग कहता है अगर तुम यहाँ से सोना छोड़कर चले जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा वरना तुम लोग बेवजह मारे जाओगे। फैंग की बातें सुनकर वो लुटेरे कहते हैं कि बच्चे तुम हमें बहुत हिम्मत वाले लगते हो और फिर उनमें से एक फैंग को लड़ने के लिए बुलाता है। फैंग कहता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, अब आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। फैंग अपनी छाता को बाहर निकालता है जिसमें एक शॉट भी होती है। इसके बाद वो उन लुटेरों को मारने लगता है और वो भी मरते ही गायब हो जाते हैं। फैंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग फैंग पर कोई अटैक कर ही नहीं पाते हैं। अब उन लुटेरों का लीडर फैंग से लड़ने के लिए आता है और वो थोड़ा पावरफुल होता है जिससे फैंग को लड़ने में थोड़ी मुश्किल होने लगती है। वो लीडर सबको एक साथ फैंग पर हमला करने को बोलता है। अब फैंग अपनी एक पावरफुल शॉट टेक्निक का यूज करता है और फिर उन लुटेरों पर अटैक कर देता है। उनमें से एक लुटेरे को छोड़कर बाकी सबके सब मारे जाते हैं और वो लुटेरा डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम सू जैंग को देखते हैं और यहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसे फैंग बचपन में बचा रहा था और इस लड़की का नाम मिंग पेई है। वो उस खजाने को देखने लगती है जिसमें कुछ कल्टीवेशन पिल और सोना रखा हुआ होता है और उसे लुटेरों के लीडर का वेपन भी मिलता है जिसे देखकर मिंग कहती है कि ये तो मॉडिफाई एंशिएंट वेपन है जिसे वो अपने पास रख लेती है। सू जैंग फैंग से कहते हैं कि तुम्हें उस लुटेरे को नहीं जाने देना चाहिए था, वो एक बहुत बड़ी गैंग से है जिसने कई जगहों पर कब्जा करके रखा है और वो लोग तुमसे वापस बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। फैंग कहता है कि मैं उसका पीछे करके उसे मार देता हूँ। सू जैंग कहते हैं कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है और जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद फैंग उन पिल को खाने लगता है। मिंग कहती है कि फैंग ने 1000 से भी ज्यादा कल्टीवेशन पिल खा लिए लेकिन आज तक वो कभी अपनी फर्स्ट स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाया। सू जैंग कहते हैं कि फैंग की कल्टीवेशन औरों से बहुत ज्यादा अलग है पर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कमाल की है और सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता कि फैंग के लिए ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। फैंग कहता है कि मास्टर मैं इस पिल को तब तक खाता रहूंगा जब तक मैं अपने कल्टीवेशन को ओपन नहीं कर लेता। सू जैंग कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे मास्टर कहकर मत बुलाया करो, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो और तुम मुझे बड़े भाई बोलकर बुलाया करो। इसके बाद सू जैंग सारा सोना अपने पास रख लेते हैं। मिंग कहती है कि आप ये अपने पास नहीं रख सकते हैं क्योंकि आप सारा पैसा बस शराब खरीदने में खर्च कर देते हैं और हमने पिछले 3 महीने से किराया भी नहीं दिया है। सू जैंग कहते हैं कि बच्ची तुम अभी बहुत छोटी हो और ये सब बातें छोड़कर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में ध्यान देना चाहिए। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और उन्हें छिपकर कोई देख रहा था और फैंग उसे देख लेता है। फैंग उसे बाहर आने को कहता है। सू जैंग बताते हैं कि वो सुसान डार्क सेक्टर का सीक्रेट एजेंट नंबर 327 है। वो बंदा सू जैंग को लेटर देता है पर वो लेटर किसी और का होता है। इसके बाद वो दोबारा सही लेटर निकाल कर देखता है पर वो फिर भी गलत होता है। इसके बाद वो तीसरी बार में सही लेटर देता है
और साथ ही साथ बताता है कि मास्टर वैन ताओ आपका बेसब्री से वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। सुजैंग कहती है कि मैं 1 महीने में वापस लौट आऊंगा। तभी उसकी नजर फैंग की शॉट पर जाती है और वो बंदा कहता है कि मास्टर क्या आपने इसे अपनी स्नो शॉट दे दी है? सुजैंग कहते हैं कि हाँ, अब से ये तुम्हारे जूनियर मास्टर है। वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मास्टर कैसी बातें कर रहे हैं। फैंग तो अभी अपनी कल्टीवेशन की फर्स्ट स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है और ये हमारा जूनियर मास्टर कैसे हो सकता है? अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। सुजैंग फैंग से कहते हैं कि कल सुबह यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बंजर पहाड़ियों में एक ग्रुप गुजरने वाला है और उसके पास बहुत सारी कीमती चीजें हैं। तुम्हें वहाँ एक कल्टीवेशन पिल मिलेगी जिसे खाने के बाद तुम अपनी कल्टीवेशन की फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाओगे। ये सुनकर फैंग खुश हो जाता है, पर तभी सुजैंग नोटिस करते हैं कि फैंग उनसे कुछ पूछना चाहता पर वो पूछ नहीं पा रहा है। तो सुजैंग कहते हैं क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? फैंग कहता है कि मैं आपसे 10 साल पहले हुए हादसे के बारे में पूछना चाहता हूँ। सुजैंग कहते हैं कि आज तक तो तुमने ये बात कभी मुझसे नहीं पूछी, फिर आज तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सुजैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम मेरे 6 अटैक से बच जाते हो तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। वो मिंग को एक घर के अंदर सुला देते हैं और फैंग पर अटैक कर देते हैं। फैंग अपने छाते को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगता है और मास्टर के सभी अटैक से बचने लगता है। इसके बाद फैंग अपनी शॉट को बाहर निकालता है और बाकी के अटैक से भी बच जाता है। सुजैंग कहते हैं कि तुम पहले से और बेहतर हो गए हो। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। फैंग पूछता है कि मिंग के परिवार वालों को क्यों मार दिया गया था? सुजैंग बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के बीच एक बैरियर लगा है और उस बैरियर को पेई फैमिली के लोग प्रोटेक्ट करते हैं। पेई फैमिली के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और उनकी कल्टीवेशन एक उच्च प्रतिभा की मानी जाती है और वो लोग बहुत जीनियस होते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि इस वर्ल्ड में सबसे ताकतवर इमोर्टल सेक्ट माना जाता है। कोई भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता है। कहा जाता है कि इमोर्टल सेक्टर के लीडर की उम्र 600 साल है और वो अपने तीसरे बेटे की शादी मिंग के साथ कराना चाहते थे, पर पेई फैमिली ने इसके लिए मना कर दिया और गुस्से में आकर उन लोगों ने पेई फैमिली के लोगों को मार दिया। मुझे वहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देरी हो गई, पर अच्छी बात ये थी कि मिंग अभी भी जिंदा थी जिसे लेकर तुम भाग रहे थे। फैंग कहता है कि मैं उस समय बहुत डर गया था, इसलिए मैं वहाँ से बचकर भागने लगा और तभी वहाँ आकर आपने हमारी जान बचाई। सुजैंग कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ तुम जानते ही हो कि हम 10 साल से एक साथ रह रहे हैं। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि फैंग का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। इसके बाद सुजैंग फैंग से कहते हैं कि कल बहुत बड़ा दिन है, इसलिए तुम्हें सो जाना चाहिए। फैंग पूछता है कल हम जिसे लूटने वाले हैं क्या वो लोग बुरे हैं या फिर अच्छे हैं? तो सुजैंग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो लोग कोई अच्छे लोग नहीं है और उनके पास जो भी सामान है उन्होंने उसे गलत तरीके से हासिल किया है। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और फैंग भी सो जाता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्हें सुजैंग और फैंग लूटने वाले थे। वो दोनों भी दूर पहाड़ी के ऊपर से उन लोगों को देख रहे होते हैं। इसके बाद हम बग्गी में बैठे 2 लोगों को देखते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है कि मास्टर सॉन्ग, हमें सावधानी रखनी होगी क्योंकि इस जगह अक्सर लुटेरे हमला करते हैं और सारा सामान लूट लिया करते हैं और अगर हमारा सारा सामान लूट लिया गया तो हमारे लिए तीसरे यंग मास्टर को सारी बातें समझाना मुश्किल हो जाएगा। मास्टर सॉन्ग यन काई से कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, अगर लुटेरों ने हम पर हमला किया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। यन काई कहता है कि मास्टर सॉन्ग आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो 10th रियल्म में ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम पीछे हैं। आपके सामने कोई नहीं टिक सकता, आप उन लुटेरों को बड़ी आसानी से हरा देंगे। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो पूरी तरह से फ्लेम से कवर थी, या कहूँ फिर फायर गर्ल। वो सीधा जाकर उस बग्गी पर हमला कर देती है। यनकाई उसे आता देख लेता है और वो एक बैरियर बना लेता है, पर वो फायर गर्ल एक ही अटैक में उन सभी की बैंड बजा देती है, पर मास्टर सॉन्ग आराम से बच जाते हैं और फिर वो फायर गर्ल मास्टर सॉन्ग के साथ फाइट करने लगती है। मास्टर सॉन्ग उसके सभी अटैक को ब्लॉक करते हैं, साथ ही साथ वो फायर गर्ल को एक पंच मारकर दूर फेंक देते हैं। फायर गर्ल समझ जाती है कि उसे मास्टर सॉन्ग के साथ लड़ने में मुश्किल होने वाली है, तो वह बग्गी में से तिजोरी को बाहर निकाल लेती है और यहाँ से 9-2-11 होने लगती है। मास्टर सॉन्ग भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी यनकाई को भी होश आ जाता है। वो कहता है कि हमें मास्टर सॉन्ग के वापस आने तक यहाँ उनका इंतजार करना होगा, पर तभी यहाँ लुटेरे भी पहुँच जाते हैं और वो सभी पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। ये लोग उसी गैंग के होते हैं जिस गैंग वालों को फैंग ने मारा था। उन लुटेरों का लीडर टैंग यनकाई पर सीधा जाकर हमला कर देता है। यनकाई उसके घोड़े को लात मारकर दूर फेंक देता है। ऊपर माउंटेन से फैंग और सुजैंग भी ये सब देख रहे होते हैं। फैंग कहता है कि यहाँ काफी सारे लोग आ
आ गए हैं, लगता है कि यहाँ कुछ तो अनमोल चीज है। वो सुजेंग से पूछता है क्या मैं भी लड़ाई में जा सकता हूँ, और वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो सुजेंग यहाँ होते ही नहीं है। फैंग कहता है कि ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, बिना बताए कहीं गायब हो जाते हैं। यहाँ टैंग यनकाई पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। टैंग एक बग्गी पर लात मारता है जिससे वो बग्गी टूट जाती है और उसके अंदर जो तिजोरी होती है वो सीधा उसके साथी के पास चली जाती है। यनकाई उस तिजोरी को बचाने के लिए जाने लगता है, पर तभी टैंग उस पर अटैक कर देता है और दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं कि हवा की वजह से यहाँ बहुत सारी रेत उड़ने लगती है क्योंकि ये सभी एक रेगिस्तान में होते हैं। तभी फैंग भी मैदान में पहुंच जाता है। इन लुटेरे में वो बंदा भी होता है जिसके साथ कल फैंग की लड़ाई हुई थी और फैंग ने उसे जाने दिया था। वो बंदा कहता है कि ये वही है जिसने कल हमारे कई साथियों को मार डाला और इसने हमारे दूसरे गैंग लीडर को भी मार डाला था, और आज हम इसे मारकर अपने भाइयों को बदला लेकर रहेंगे। और फिर फैंग पर अटैक कर देते हैं। फैंग उन सभी को बड़ी आसानी से मार देता है। इसके बाद वो एक बग्गी के ऊपर आ जाता है और घोड़े भी बग्गी को लेकर भागने लगते हैं। फैंग अंदर आकर देखता है तो यहाँ पर बहुत सारी पिल रखी होती है, पर ये वो पिल नहीं थी जिसके बारे में सुजेंग ने बताया था। फैंग यहाँ वहाँ देखने लगता है और उसे वो पिल मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। फैंग उस पिल को खा लेता है और उसके बाद वो कल्टीवेशन करने लगता है और कुछ ही देर में फैंग अपनी कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल में पहुंच जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर एक और पिल रखी होती है। फैंग जैसे ही उस पिल को पकड़ता है तो वह पिल उसके हाथ में ही ब्लास्ट हो जाती है और फैंग की बॉडी बर्फ में जमने लगती है। फैंग की बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ने लगती है और फिर वो ब्लास्ट हो जाती है। इस ब्लास्ट की वजह से बग्गी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और फैंग भी सीधा नीचे आकर गिरता है।